हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटिन्यू बना रहे इस वीडियो सेशन में। आज हम लोग एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन महोदय के विचार को पढ़ेंगे। इससे पहले सर जॉन सामंत के विचार को पढ़े थे। इससे पहले वीडियो लेक्चर आया था, लेक्चर नंबर 2 जूरिस्प्रूडेंस में, जिसका टाइटल था स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आप देख सकते हैं जाकर के। उसमें सामंत महोदय के विचार का ओवरऑल जितने सामंत महोदय का जो विचार था वो सब उसमें समाहित किया गया है। जो आज का लेक्चर होने वाला है ये ऑस्टिन महोदय पे होने वाला है। ऑस्टिन महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण जूरिस्ट थे एनालिटिकल स्कूल के। देखिए, ऑस्टिन महोदय को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है। इनको विश्लेषणात्मक विधि का जनक कहा जाता है। इनको तार का पेड़ भी कहा जाता है, प्लम ऑफ ट्री भी कहा जाता है। ये प्रोफेसर C.K. एलन महोदय कहते हैं। ऑस्टिन महोदय इंग्लिश जूरिस्ट थे। इनको इंग्लिश पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है। क्यों पॉजिटिविस्ट कहा जाता है, इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखिए, जो ऑस्टिन महोदय थे उनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। ऑस्टिन महोदय ये 16 वर्ष की उम्र में सेना ज्वाइन कर लिए थे। जब नेपोलियन का युद्ध चल रहा था उस दौरान ये सेना में 5 साल तक अपना समय बिताए, और 5 साल के बाद इनको कानून की तरफ इनका इच्छा जगा और ये चले गए इटली के रोम सिटी। वहाँ जाकर के तकरीबन 7 साल तक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन के उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन और वहाँ पर जाकर के इन्होंने लेक्चरर के रूप में लेक्चर देना प्रारंभ किए जूरिस्प्रूडेंस पे। जो भी विधि के क्षेत्र में इन्होंने वहाँ लेक्चर दिया, उस सारे लेक्चर को एक दिन इनकी पत्नी के द्वारा संग्रहित करके 2 बुक पब्लिश किया गया, जिसमें पहला बुक पब्लिश हुआ द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड और दूसरा बुक पब्लिश हुआ ए प्ले फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, इसमें प्रोविंस शब्द उपयोग हुआ। प्रोविंस शब्द का अर्थ होता है स्कोप फिक्स करना, स्कोप। इसमें जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को फिक्स कर दिया गया है। क्या है जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप? तो ये उस बुक के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को फिक्स कर दिए ऑस्टिन महोदय। उन्होंने कहा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ को पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव लॉ को सकारात्मक विधि या विध्यात्मक विधि कहते हैं। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ये भी बताया गया है पॉजिटिव लॉ के बारे में भी। तो नहीं देखें तो वहाँ जाकर के उस लेक्चर को देखें। अब हम जानेंगे कि पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं। देखिए, जो भी जूरिस्ट पॉजिटिविज्म में विश्वास रखते थे उनको पॉजिटिविस्ट की संज्ञा दिया गया। पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म कुछ नहीं है, बस वही है जो हम पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को ही पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है, और प्रोफेसर C.K. एलन इसको इम्परेटिव स्कूल भी कहते हैं, आदेशात्मक विचारधारा भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम एनालिटिकल स्कूल कहें या पॉजिटिविज्म कहें या एनालिटिकल पॉजिटिविज्म कहें या इम्परेटिव स्कूल कहें, ये सब एक ही स्कूल का गोतक है। अब एनालिटिकल पॉजिटिविज्म कैसे हुआ? क्योंकि एनालिटिकल स्कूल के साथ जब पॉजिटिविज्म को जोड़ा गया तो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म हो गया। अब एनालिटिकल स्कूल क्यों कहते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, समझ जाएंगे कि आखिर एनालिटिकल स्कूल क्यों नाम दिया गया। अब जानेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। पॉजिटिविज्म, देखिए पॉजिटिविज्म जो है ये एक स्कूल है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक फिलॉसफी है, ये स्कूल्स है। ये स्कूल है। क्या कहता है ये कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है। जब जूरिस्प्रूडेंस साइंस होगा तो जो इसकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी साइंटिफिक होनी चाहिए और एनालिटिकल मेथड में होना चाहिए। मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए और एनालिटिकल होना चाहिए। तो चूँकि एनालिटिकल इसमें ऐड किया गया है इसलिए एनालिटिकल स्कूल से भी इसको जाना जाता है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होनी चाहिए, ये तो जो ऑस्टिन महोदय ने फिक्स कर दिया कि सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ होनी चाहिए। अब पढ़ा कैसे जाएगा इसको? एनालिटिकल मेथड में। मेथोडोलॉजी एनालिटिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक के साथ साथ एनालिटिकल होनी चाहिए। अब साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से तात्पर्य है कि मेथोडोलॉजी इसकी ए पोस्टेरियरी होनी चाहिए, ना कि ए पेरियरी। और एनालिटिकल से तात्पर्य है कि आपको उस पर गहन अध्ययन करना होगा, उस चीज़ों से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना होगा, और निष्कर्ष निकालने के बाद जो पद्धति निकलेगी वो ए पोस्टेरियरी रूप में पद्धति होगी, वो ए पेरियरी नहीं होगी। तो ये था पॉजिटिविज्म। अब ऑस्टिन महोदय जो है वो क्लासिफाइड करते हैं एनालिटिकल स्कूल को, जूरिस्प्रूडेंस को।
वो कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के दो काइंड हैं। पहला वो जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, दूसरा वो पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। सामान्य विधिशास्त्र और विशिष्ट विधिशास्त्र, सब में पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ पढ़ना है। क्योंकि ये पॉजिटिव लॉ के अलावा और कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे, तो आप जब पीछे के वीडियो लेक्चर जब आप पढ़े थे तो उस समय मैंने बताया था कि सामंत महोदय के बारे में, कि सामंत महोदय को नियो ऑस्टिनियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नियो ऑस्टिनियन? तो नियो ऑस्टिनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ऑस्टिन की जो विचारधारा है, एनालिटिकल स्कूल, उस विचारधारा को थोड़े मॉडर्न करके उन्होंने पेश किया, तो इसीलिए उनको मॉडर्न पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है और नियो ऑस्टिनियन भी कहा जाता है। क्योंकि ऑस्टिन जो थे वो सेना में रह चुके थे, तो थोड़ी इनकी जो प्रवृत्ति थी वो अरियल टाइप की थी, जिद्दी किस्म के इंसान थे। जिद जिस चीज़ का ठान लेते थे वो उसमें वो झुकने का नाम नहीं लेते थे। तो इन्होंने एक जिद पकड़ लिया कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसकी विषय वस्तु पॉजिटिव लॉ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ ही होनी चाहिए, डी लेजे लेटा ही होना चाहिए, मैन मेड लॉ ही होनी चाहिए, स्टेट लॉ ही होनी चाहिए। तो सामंत महोदय जो थे वो इनके विचार को थोड़ा मॉडर्न किए, उसमें उन्होंने और भी कुछ ऐड किया जो पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, ऐड करके उन्होंने इस स्कूल को पेश किया था। इसीलिए सामंत महोदय का भी अहम योगदान है एनालिटिकल स्कूल में, जाकर के पीछे का लेक्चर आप देख लें। अब चूंकि जब ये क्लासीफाइड किए तो लाजमी है कि इसकी आलोचनाएँ भी होनी चाहिए, तो इनकी आलोचना भी हुई। आलोचक जो थे वो प्रोफेसर टी हॉलैंड थे, दूसरा आलोचक सामंत महोदय थे। देखिए प्रोफेसर टी हॉलैंड क्या आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ऑस्टिन का वर्गीकरण ठीक नहीं है। भाई क्यों ठीक नहीं है? तो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर वो जूरिस्प्रूडेंस को साइंस कहते हैं तो वो अन्य साइंस की भांति ही सामान्य होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। फिर पार्टिकुलर नाम का क्या चीज़ होता है? फिर जूरिस्प्रूडेंस पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस क्यों होगी? जब वो साइंस है तो उसकी भांति वो अन्य विज्ञान की भांति सामान्य होनी चाहिए। इनकी भी विचार कोई गलत नहीं है, सही कह रहे हैं हॉलैंड महोदय। फिर सामंत महोदय आलोचना की है। सामंत महोदय कहे कि जब ये विशेष विधि शास्त्र, वो कहे कि विशेष विधि शास्त्र ही एकमात्र विधि शास्त्र है, फिर जनरल क्या होता है? तो एक तरफ हॉलैंड जो ये कहते हैं कि जब विज्ञान है तो विज्ञान की भांति सामान्य, अन्य विज्ञानों की भांति सामान्य होनी चाहिए, फिर पार्टिकुलर क्या? सामान्य महोदय कहते हैं पार्टिकुलर ही जो एकमात्र जूरिस्प्रूडेंस है, तो फिर सामान्य क्या? तो चूंकि आलोचना है तो पढ़नी तो पड़ती है। जब एग्जामिनेशन में आपको लिखना होगा तो ये सब लिखना पड़ेगा वहाँ पे आलोचना, तो ये सब तो याद रख लें, क्योंकि बहुत ही सामान्य भाषा में आपको बताया जा रहा है। इस में जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस का, वो एक बहुत ही सामान्य अर्थों में जूरिस्प्रूडेंस को समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप अच्छे से लेक्चर को सुनेंगे तो आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये पेपर थोड़ा टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए, जब पहली बार वो लॉ फील्ड में आते हैं और उनकी पहले ही सिलेबस में जूरिस्प्रूडेंस आ जाती है। जैसे ही जूरिस्प्रूडेंस आता है तो विद्यार्थी के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें सेक्शन तो है नहीं, आर्टिकल तो है नहीं, रूल रेगुलेशन तो है नहीं कि लोग ये समझे कि हाँ चलो अब ये सेक्शन आए तो इसके बाद ये सेक्शन आएंगे, तो बच्चों को एक इंटरेस्ट जगा रहता है। क्योंकि ये थोड़ा फिलोसफिकल टाइप सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा जूरिस्ट के विचार पढ़ने होते हैं, याद करना पड़ता है इस सब्जेक्ट को। जूरिस्ट के विचार आपको याद करने ही होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विचार सारे। जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी जो जूरिस्ट हैं जो विचार दिए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, यही तो जूरिस्प्रूडेंस है। अब चलिए ऑस्टिन महोदय अपना सिद्धांत भी देते हैं। ऑस्टिन महोदय अपना सिद्धांत देते हैं, सिद्धांत को आदेशात्मक सिद्धांत, अज्ञापक सिद्धांत, सकारात्मक विधि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो इनकी सिद्धांत है उसको आदेशात्मक सिद्धांत, इम्परेटिव थ्योरी भी कहते हैं, अज्ञापक थ्योरी भी कहते हैं, और सकारात्मक विधि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर ये तीन नाम में से कोई भी नाम उपयोग हो तो निश्चिंत रहना है और बेफिक्र रहना है कि हमें ऑस्टिन महोदय के इस सिद्धांत को लिखना है। देखिए क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में। ये अपने सिद्धांत में कहते हैं, ये कहते हैं कि विधि जो है वो संप्रभु का समादेश है। समादेश संप्रभु द्वारा प्रतिपादित होता है, और तीसरा समादेश अनुशास्त्री द्वारा लागू होता है। मतलब इनके जो थ्योरी हैं उसमें संप्रभु शब्द उपयोग हो रहा है, उसमें समादेश शब्द उपयोग हो रहा है, उसमें अनुशास्त्री उपयोग हो रहा है। देखिए दरअसल ये जो है इनको, ये जो विचार है इनकी संप्रभु, समादेश और अनुशास्त्री वाली, ये दरअसल मूल विचार हॉब्स महोदय के थे।
हॉब्स महोदय कहते हैं कि एक स्टेट होना चाहिए, स्टेट में राजा या रानी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के शासक होना चाहिए। शासक को सॉवरन पावर होनी चाहिए, संप्रभुता पावर होनी चाहिए। शासक कमांड दे, वो जो कमांड देंगे उस कमांड में सेक्शन ऐड होके सैंक्शन ऐड होके वो कमांड लॉ का रूप लेगा, और जो कोई उस विधि को नहीं मानेगा उसको दंडित किया जाएगा शासक के द्वारा। क्या है? स्टेट होनी चाहिए, उसमें एक शासक होना चाहिए जो सॉवरेन हो, जिसके पास सॉवरेन पावर हो। क्या होता है सॉवरेन, इसको भी समझेंगे अभी। वो हुक्म दे, जिसको कमांड कहा गया, वो हुक्म जिसको हम कमांड कहते हैं। कमांड में सैंक्शन शास्ति ऐड होगा, और शास्ति ऐड होने के साथ साथ वो जो कमांड है वो लॉ का रूप ले लेगा, और जब लॉ बन जाएगी तो जो कोई भी उसका उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा उस विधि के अधीन, या कोई भी दंड विधि के अधीन। शासक जैसे भी दंड देना चाहे, जो विहित की हो प्रोविजन दंड का, जो उनके मन में आएगा उस हिसाब से वो दंड देंगे उसको। तो इनके विचार में सबसे पहले स्टेट होना ही चाहिए। ध्यान में रख लीजिएगा ये विचार, ये मूल विचार हॉब्स का है। बेंथम महोदय कॉपी किए, फिर इसके बाद ऑस्टिन महोदय इस विचार को अपने थ्योरी में एक्सप्रेस कर दिए। इनको, इस विचार को प्रोफेसर हार्ट त्रिवेणी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये त्रिवेणी है, इसमें अनुशास्त्री, समादेश और संप्रभु तीनों SSC यानी कि त्रिवेणी, वो त्रिवेणी कहते हैं। अब देखिए सॉवरन क्या होता है। देखिए सॉवरन जो होता है, सॉवरन मीन्स प्रभुता संपन्नता होता है। संप्रभुता मीन्स प्रभुत्व संपन्नता। प्रभुत्व संपन्नता क्या? तो जब आप इस वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाता है। प्रभुत्व संपन्न मतलब हर चीज़ से संपन्न है, बाहरी शक्ति से उसे हेल्प की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि उसको उसके बराबरी वाले से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो भी वो पारित करता है उसको, जो उसकी प्रजा है वो खुद ब खुद उसको फॉलो करती है। अगर फॉलो नहीं करेगी तो वो दंडित किए जाएंगे। तो संप्रभु का यही अर्थ होता है। संप्रभु, प्रभुता संपन्न, दो चीज़ें शामिल हैं। पहली तो उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता है, वो सबसे ऊंचे हैं, और उनके बराबर का जो कोई भी है वो इनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, वो उनसे शक्ति लेते नहीं हैं, इनके पास पर्याप्त शक्ति है, और ये जो कुछ भी कहते हैं उनके प्रजा द्वारा उसको अपने आप फॉलो किया जाता है। तो इसी को हम सॉवरन कहते हैं, संप्रभु कहते हैं। तो अब ऐसा लग रहा होगा कि संप्रभुता जब मैंने बताया तो आपको शासक दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, शासक कुछ ऐसा ही होता था। शासक प्रभुत्व संपन्न होता था, शक्ति प्रचंड प्रकल्प और विशाल होती थी शक्ति उसकी। वो जो कुछ भी कहता था प्रजा उसको मानता था। तो इसीलिए इन्होंने भी अपनी इस सिद्धांत में कहा है कि स्टेट में शासक होना चाहिए, शासक सॉवरन पावर के साथ होनी चाहिए। फिर उनका कमांड। अब कमांड क्या होता है? देखिए कमांड दैट मीन्स आदेश। अब आदेश क्या होता है ये तो आप डेली लाइफ में देखते हैं। आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको कुछ आदेश दिया जाता है, आपके टीचर के द्वारा आपको कुछ आदेश दिया जाता है, आपसे वरिष्ठ के द्वारा कुछ आदेश दिया जाता है, आपके गाइड करने वाले द्वारा आपको आदेश दिया जाता है, और आप डेली लाइफ में उसको फॉलो भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं उसको। तो कुल मिलाकर के कमांड क्या होती है? कमांड एक स्टेटमेंट होता है, यह आदेश होता है। आदेश एक स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट, ये दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट ऐसा है कि ये किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, कुछ कार्य करो या कुछ कार्य ना करो, उसी को हम आदेश कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट एक होता है जो बाइंडिंग सोर्स से फ्री होता है, एक होता है जो बाइंडिंग सोर्स उसमें समाहित होता है, यानी कि बाइंडिंग सोर्स रहित होता है, एक बाइंडिंग सोर्स सहित होता है। रहित सहित। बाइंडिंग सोर्स सहित जो होता है उसमें सैंक्शन ऐड होता है, यानी कि कमांड प्लस सैंक्शन। जैसे ही कमांड प्लस सैंक्शन ऐड होगा तो वो बाइंडिंग सोर्स हो जाएगा। अब वो जो स्टेटमेंट होगा वो बाइंडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब जिस किसी को भी वो स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर वो स्टेटमेंट में दिए गए शर्तों के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ सैंक्शन आ गया, इसके साथ सैंक्शन ऐड हो गया। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन
एक दंड होता है, इसको हिंदी में शास्ति कहते हैं। जब कोई किसी आदेश का उल्लंघन करता है, जब सैंक्शन के साथ, कमांड के साथ सैंक्शन ऐड होता है, और जब कोई किसी इस तरह के आदेश का उल्लंघन करता है जिसमें सैंक्शन ऐड है, तो उस पे उल्लंघन होने के उपरांत उसे दंडित किया जाता है। और एक होता है सैंक्शन रहित, जिसको सैंक्शन मुक्त कहते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा है, जिसमें सैंक्शन नहीं है, यानी वो बाइंडिंग सोर्स मुक्त है, उसमें बाइंडिंग सोर्स नहीं है, बाइंडिंग पावर नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं। इसको अगर फुलफिल नहीं भी किया जाता है तो आप दंडित नहीं किए जाते हैं। तो यही था सॉवरन, यही था कमांड, यही था सैंक्शन, जो आपने बहुत ही सामान्य अर्थों में समझा। अब हम देखेंगे कि इनकी जो सिद्धांत है इसकी आलोचना हुई या ना हुई। बिल्कुल आलोचना तो हुई ही, बिना आलोचना के तो विचार आज तक किसी भी ज्यूरिस्ट के विचार नहीं गए हैं। इनकी भी आलोचना हुई। इनके महत्वपूर्ण आलोचक में प्रोफेसर हेंस केल्सन का बहुत बड़ा योगदान है। वो इनके सिद्धांत में त्रुटि ही त्रुटि निकालते हैं। उसको कहते हैं कि यार जो ऑस्टीन का सिद्धांत है ये त्रुटियों से संग्रहित है, इसमें हर एक कदम पे त्रुटि और सिर्फ त्रुटि भरा हुआ है। क्योंकि जब हम हेंस केल्सन महोदय के विचार को पढ़ेंगे, हेंस केल्सन महोदय का विचार है वियना स्कूल विशुद्ध विधि का सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। उसमें वो जो विशुद्ध विधि का सिद्धांत है वो कोई अलग सिद्धांत नहीं है, वो यही जो ऑस्टीन महोदय का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को सुधारने के लिए उस स्कूल का निर्माण हुआ, उसको बनाया गया। उसमें ऑस्टीन महोदय की जो भी त्रुटियां हैं एनालिटिकल स्कूल में, उसको सुधारा गया है उसमें, और सुधारते हुए प्रोफेसर हेंस केल्सन अपने विचार को उसमें समाहित किए हैं। हालांकि आगे चल के वो उस विचार के प्रति भी आलोचना के शिकार हुए, हम वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में पढ़ेंगे। अभी देखने की क्या इनकी आलोचना हुई। देखिए इनके सिद्धांत में जो संप्रभु शब्द यूज हुआ है, पहले भी मैंने बताया कि इनके सिद्धांत में संप्रभु, समादेश, सैंक्शन। ऑस्टीन ही ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कोई विधि नहीं है। आगे इसमें पढ़ेंगे, आलोचना में वो दिया हुआ है क्या है वो विधि नहीं है। तो देखिए आलोचक द्वारा कहा गया कि ऑस्टीन जो है वो अपने सिद्धांत में संप्रभु पर अत्यधिक जोर दे दिए, अत्यधिक बल दे दिए, और जैसे ही वो अत्यधिक बल दिए संप्रभुता पर, तो उनकी जो थ्योरी है वो व्यक्तिपरक हो गई। व्यक्तिपरक हो गया मतलब व्यक्ति विशेष तक हो गई। इसलिए एक होता है वस्तुपरक, एक होता है व्यक्तिपरक, तो व्यक्तिपरक हो गई, किसी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित हो गया। अब वो कहते हैं स्टेट चाहिए, स्टेट में एक शासक होना चाहिए, शासक तो कोई एक होगा, या तो किंग होगा या वो क्वीन होगी। तो जो भी संप्रभुता शक्ति होगी उसी में होगी। तो फिर ऐसे में तो कोई एक ही व्यक्ति देश पे शासन करेगा। तो वो ये कहते हुए कह देते हैं कि नहीं, ये सुटेबल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक राज्य है, हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ जो संप्रभुता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के संविधान में निहित है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में भी नहीं निहित है। सिर्फ और सिर्फ संप्रभुता जो है वो संविधान में निहित है, और संविधान में सभी को शक्ति दिया गया है। एग्जीक्यूटिव को शक्ति मिली हुई है, लेजिस्लेशन को शक्ति मिली हुई है, जुडिशरी को शक्ति मिली हुई है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को संप्रभु शक्ति मिला हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो संप्रभु शक्ति है वो हम जनता में निहित कर देती है। कोई एक व्यक्ति संप्रभु शक्ति वाला नहीं है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देशिका को पढ़ेंगे तो वो हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, और हम भारत के लोग के लिए ही आत्मर्पित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो संप्रभुता है, अगर वो उद्देशिका के हिसाब से देखा जाए तो वो हम भारत के जनता में ही निहित है। यानी कि हम भारत की जनता में संप्रभुता निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में, ना कि राष्ट्रपति में। और जब ऑस्टीन महोदय के विचार को देखा जाता है तो ये तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक सीमित कर दिए कि शासक में ही संप्रभुता होगी। तो आज के हिसाब से इनकी जो ये थ्योरी है वो उचित नहीं प्रतीत होती है। फिर इसके बाद आलोचना हुआ कि ये विधि, ये कहते हैं कि यह विधि को राज्यों का समादेश कहते हैं। ये कहते हैं कि ये विधि राज्य का समादेश है, राज्य का आदेश है, क्योंकि राज्य में शासक है, संप्रभु शक्ति है, और वो जो आदेश देता है वो राज्य का समादेश है। अगर ऐसा देखा जाए तो इनके हिसाब से तो यही होता है कि जो भी विधियाँ थी उस समय में वो स्टेट का समादेश था, स्टेट का कमांड था। तो ये तो उचित प्रतीत होती ही नहीं है। अगर आप देखें तो आज से बहुत साल पहले
प्राचीन समय में हमारे यहाँ स्टेट नहीं हुआ करती थी, तो क्या उस समय विधि नहीं थी? तो इनकी ये विचार तो यहीं पर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। उस समय भी विधि थी, उस समय जो विधि थी कस्टम से बना हुआ विधि था, कस्टम पर आधारित विधि था। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो विधि नहीं थी उस समय? क्योंकि इनके हिसाब से तो उस समय विधि नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेट ही कमांड देगा और वही कमांड विधि होगी तो उस समय तो वो विधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तो कोई स्टेट थी नहीं और कोई कमांड तो ऐसा पास हुआ नहीं था। बट उस समय भी लोग शासित होते थे और वो कस्टम विधि के रूप में थी और लोग उसी से शासित होते थे। इसके बाद फिर आलोचना हुआ शास्ति को लेकर। कहा गया कि भाई ये सैंक्शन पर भी अत्यधिक बल दे दिए। अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो ये तो कहते हैं कि जिस विधि में सैंक्शन नहीं है, शास्ति विहीन विधि विधि ही नहीं है। जिस विधि में शास्ति नहीं है वो कोई विधि ही नहीं है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो निरासन की जो विधियाँ होती है, रिपील्ड करने की जो विधि होती है, उसमें तो सैंक्शन नहीं होता है, तो क्या वो विधि नहीं होती है? वो भी विधि होती है। इनके हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए बट विधि तो होती है वो। परिसीमा विधि, लिमिटेशन लॉ, इसमें भी सैंक्शन नहीं है, तो क्या ये विधि नहीं है? ये भी विधि है। घोषणात्मक विधियाँ, इसमें भी सैंक्शन नहीं है, तो क्या ये विधि नहीं है? ये भी विधियाँ हैं। तो ये सब विधि के श्रेणी में आते हैं, लेकिन ऑस्टिन महोदय के हिसाब से ये सब विधि के श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें शास्ति नहीं है। ये कहते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं अपितु सकारात्मक नैतिकता है। अब आप ही देखिए, ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि को कि पॉजिटिव मोरालिटी है, सकारात्मक नैतिकता है। ये कहते हैं कि जिस विधि में सैंक्शन नहीं हो, या सैंक्शन है भी तो इतना कम सैंक्शन है कि वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है उचित तौर पे, तो वो विधि ही नहीं है। उसको ये सकारात्मक नैतिकता दे दिए संज्ञा। फिर इसकी भी आलोचना हुई कि भाई वो ये जो अपना विचार देते हैं कि जिसमें शास्ति नहीं है या शास्ति इतना कम है कि उसका अर्थहीन प्रतीत हो रहा है, तो ऐसी विधि विधि नहीं होगी। तो इस हिसाब से तो अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि तो राज्य विधि से काफ़ी ऊपर की विधि है। ये तो श्रेष्ठतर विधि की संज्ञा में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय विधि। वो तो कहते हैं विधि ही नहीं है, लेकिन ये विधि होने के साथ साथ ये श्रेष्ठतर विधि में शामिल है। और साथ ही साथ आप देखिएगा इंटरनेशनल विधि सबसे श्रेष्ठ विधि में शामिल है, राज्य विधि से काफ़ी ऊपर है, स्टेट की विधि से काफ़ी ऊपर है, ये इंटरनेशनल विधि है। फिर इसके बाद इनका एक और आलोचना हुआ। फिर कहा गया कि ये अपने थ्योरी में कहीं भी इस चीज़ का चर्च नहीं किए हैं कि न्यायाधीश द्वारा विधि निर्मित की जाती है। इसका कोई स्थान नहीं है इनके सिद्धांत में। इसकी भी आलोचना हुई। कहा गया कि ये उचित नहीं है, आप न्यायाधीश को विधि निर्मित करने की संज्ञा से बाहर कर दिए हैं, ये भी उचित नहीं है। बहुत सारी ऐसे विधियां हैं जो न्यायाधीश के द्वारा निर्मित की जाती है, चाहे वो नियम के रूप में हो, रेगुलेशन के रूप में हो, जो आगे विधि की तरह प्रभावी होती है, उसको भी विधि का ही संज्ञा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऑस्टिन महोदय पर ये पूरा लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ऑस्टिन महोदय से संबंधित वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर में साझा किया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कंटिन्यू बने रहे इस चैनल पे। टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, बहुत ही समान अर्थों में होते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी देते रहें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए।